नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय चैनल डीएनए। मौजूदा साल में मिशन 2023 का आगाज़ हो चुका है और चौक चौराहों पर सियासत की चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसे में आज हम अपने एक मुलाकात कार्यक्रम में बात करेंगे श्रीमती रंजना साहू जी से, पूछेंगे उनसे सवाल जो आपसे और शहर से जुड़ी हों। तो नमस्ते रंजना जी। नमस्कार। मैं डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए हम पहला सवाल ये पूछेंगे कि रंजना जी, सबसे पहले ये बताइए, भूपेश सरकार का 4 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? देखिए, तो जो काम करता है उसको अपनी रिपोर्ट कार्ड तो खुद प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन है। जो आपने काम किया है उसको तो आपको जनता के बीच बताना पड़ेगा। भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार 4.25 साढ़े 4 साल हुए हैं और मैं तो ये कहती हूँ कि खुद जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे अपनी जनता के साथ जन घोषणा पत्र में, उन वादों को ही सरकार पूरा नहीं कर पाई है। अभी आप लगातार देख रहे हैं प्रदेश की राजधानी में भिन्न भिन्न विभाग के वर्ग के लोग जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है और लगातार केवल और केवल उन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। जो लोग मध्यस्थता कराते हैं वो आश्वासन देकर चले जाते हैं। इनको भ्रम में रखने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है और उस कमेटी की बैठक भी नहीं होती। तो लगातार लोगों को केवल और केवल आश्वासन दिया जा रहा है। आपने देखा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारी बहनें और सहायिका बहनें हैं, उसके साथ मितानिन बहनें हैं और पंचायत कर्मी की हमारी विधवा बहनें जो अपने मांगों को लेकर बैठी हैं, संविदा कर्मी हैं और जैसे अन्य वर्ग के लोग लगातार जो धरने पर बैठे केवल अपनी मांग को लेकर। तो मैं तो ये मानती हूँ कि इन 4 सालों में सरकार ने किसी भी वर्ग के मांग को पूरा नहीं किया है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हुए कि आपकी चुनावी प्राथमिकता क्या रही और उनमें से कितने कार्य पूरे हुए? देखिए, चुनावी प्राथमिकता थोड़ा सा मैं आपके शब्द को बदलना उचित समझती हूँ। चुनावी प्राथमिकता तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जो जनता की मांग है, जो जनता की प्राथमिकता है, जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है, वही हमारे लिए प्राथमिकता है। तो मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, जल, ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं हमारी जनता की है। प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं पूरे देश भर की जनता के लिए लाए हैं, जैसे खाद्यान्न योजना, जल जीवन मिशन लेके आए, स्वच्छ भारत मिशन में जो शौचालय उन्होंने व्यक्तिगत शौचालय, सार्वजनिक शौचालय लोगों को दिया, स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम चलाया, बहनों को उज्ज्वला गैस जो उन्होंने बांटे, ऐसे प्रधानमंत्री आवास जो उन्होंने दिए, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों की आवश्यकताओं से जुड़े हैं। वो सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के हर व्यक्ति को दिलाने का काम हमने एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है, उस दायित्व को बखूबी निभाया। साथ ही साथ जो चुनावी बात यदि आप कहते हैं तो उसमें जो जनता की आवश्यकता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो उनकी मांग है रोटी, कपड़ा, मकान से बढ़कर वही मांग बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो लगातार जो योजनाएं उनके लिए बनती गई, उन योजनाओं का लाभ दिलाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि विधानसभा के पटल पर आपने धमतरी के लिए क्या क्या मांगे की और उनमें से कितनी पूरी हुई? देखिए, धमतरी विधानसभा की मांगे तो बहुत है और लगातार ये प्रयास रहा है कि धमतरी की हर मांग को, क्योंकि 430 प्रश्न इन 4.25 सालों में लगे हैं और 430 प्रश्नों में 400 मांगे ऐसी रही हैं जो केवल और केवल धमतरी के विकास से संबंधित रही हैं, जिसमें प्रमुखता से चूँकि हमारे धमतरी की आवश्यकता थी, लोगों ने बार बार इस विषय को उठाया था कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है जो बहुत आवश्यक है, लेकिन चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति आई उसमें संसदीय क्षेत्रों में एक मेडिकल कॉलेज देने हैं ये तय हुआ था। उसके बाद भी हमारी मांग रही कि धमतरी जिला को एक मेडिकल कॉलेज, जिसकी मांग लंबे समय से थी, वो मेडिकल कॉलेज हमारी जनता को दी जाए। और साथ ही साथ बहुत सारी मांगे इस क्षेत्र की रही है। गोकुल नगर है जो बनाना है, ट्रांसपोर्ट नगर बनाना है, साथ ही साथ जो 10 सिटी बस थी वो बंद हो गई, उनको चालू करवाना है, एग्रो माल की व्यवस्था करनी है और साथ ही साथ जो वनोपज का क्षेत्र, जो आसपास का क्षेत्र रहा है और उसमें सबसे
जो धमतरी है वो एक सेंटर है, तो मंडी पर हमारे यहाँ वो जगह खाली है, वहाँ पर वनोपज की खरीदी बहुत बेहतर तरीके से उस स्थान पर हो सकती है, तो उसकी मांग हमने की है। और सदन के पटल पर हमारी बहुत सारी याचिकाएं भी लगी है। ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार को बहुत से धमतरी क्षेत्र के निर्माण कार्य से लेकर अन्य मांगों को सरकार का ध्यानाकर्षण कराया गया। विधानसभा चूँकि अभी 1 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, धमतरी के बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिसको विधानसभा के पटल पर फिर से रखा जाएगा। बहुत सारी ऐसी याचिकाएं हैं जिसे विधानसभा में रखा जाएगा। निश्चित रूप से उम्मीद है कि उन याचिकाओं पर हमको सहमति मिलेगी। अभी धमतरी का बहुत बड़ा जो 132-33 केवी उपकेंद्र जो अर्जुनी में बनना है उसकी स्वीकृति भी मिली है। 8-9 ऐसे बड़े जो पुल पुलिया हैं जो उनकी मांग काफ़ी समय से होती आई है। और साथ ही साथ जो हमारा गांव है जो राजस्व गांव में शामिल नहीं हुआ था, ऐसे हमारे 1-2 गांव को राजस्व गांव में शामिल भी किया गया। तो ऐसी बहुत सी मांगे हैं जो पूरी हुई हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी मांगे हैं, बहुत से ऐसे रोड हैं, पुल पुलिया जिसकी मांग आज भी है, ट्रांसपोर्ट नगर, और ऐसी बहुत सारी मांग है जो धमतरी के लिए नितांत आवश्यक है। इसकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, चूँकि अंबेडकर चौक से लेके गंगरेल तक डिवाइडर समेत जो रोड बनना है उसकी मांग शासन से की गई है। रत्ना बांधा से लेके मुजगहन तक जो रोड बनना है डिवाइडर समेत उसकी मांग की गई है। आपका सिहावा चौक से लेकर सिहावा चौक से जो प्रारंभ होती है वो रोड नहर नाका तक, वो रोड डिवाइडर समेत उस रोड के चौड़ीकरण की मांग शासन के पास प्रस्तुत है, लेकिन अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। ऐसी उम्मीद है कि उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। और साथ ही साथ विवेकानंद चौक से लेकर पीजी कॉलेज तक जो पहुंच मार्ग है, लगभग उस रोड की स्वीकृति भी होना बाकी है। तो ऐसे बहुत सारे मांग हैं जो धमतरी के जनता और उनके विकास से संबंधित है। तो ऐसा आश्वासन सरकार ने दिया है कि जल्द से जल्द ये मांग पूरी हो जाएगी। जी, और मांगे पूरी होना ना होना तो एक बात है, लेकिन पूरी ना होने पर आप किसे कसूरवार मानती हैं? आपके प्रयासों में कमी को या भेदभाव का शिकार हुई? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आता है जनता से, तो मुझे ऐसा लगता है वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो अपने क्षेत्र की मांग के लिए सरकार से लड़ जाता है। और हमने भी वही काम किया। हम विधानसभा में लड़ते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और कुछ मांगे ऐसी रही जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, और कुछ मांगे ऐसी हैं जो अति आवश्यक थी, वो पूरी भी हुई हैं। लेकिन जो मांगे बची है, अभी विधानसभा का सत्र 1 तारीख से प्रारंभ होने वाला है और एक सत्र जुलाई में फिर होगा। तो अभी 2 सत्र हमारे पास और हैं। हम लगातार क्षेत्र के मांग को लेकर बहुत गंभीर हैं और जनता के लिए जो हो सके अधिक से अधिक हम शासन से और मांगने का काम करेंगे। एक और बड़ा खास सा सवाल रंजना जी, कि सरकार कांग्रेस की है और आप विपक्ष के विधायक हैं, ऐसे में विकास के कामों में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, परेशानी तो होती है क्योंकि सत्ता पक्ष का दबाव बहुत रहता है और विपक्ष में काम करना बहुत टेढ़ी खीर है। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि यदि जनता का आशीर्वाद जिसके साथ में रहता है और जो लाखों जनता का दिल जो जीत के आता है, उनका स्नेह जहाँ पर अपने जनप्रतिनिधि के साथ रहता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात को मनवाने के लिए और सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। और चूँकि पूरी धमतरी की जनता का स्नेह और प्यार हमें इन 4.5 सालों में मिला है, और मैं तो उनके इस प्यार और स्नेह के लिए मैं बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ। आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। आज विपक्ष में है तो क्या हुआ, सरकार से आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगला सवाल ये है कि आरोप है कि इलाके में चल रहे रेत के खेल के खिलाफ आप मुखर नहीं हुई, इसके पीछे की परेशानी क्या रही? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि जो 450 यदि प्रश्न लगे हैं उसमें 400 प्रश्न धमतरी के लगे हैं। अब आप जो इस चैनल के माध्यम से प्रश्न पूछ रही हैं, बहुत से ऐसे चैनल हैं जहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ है। आप किस मंशा से पूछ रही वो मैं नहीं जानती, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इस बात का ज़रूर मैं जवाब देना चाहूँगी। पहले जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही
तो उनकी मंशा थी और जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे थे कि ग्राम पंचायतों को सीधे सीधे उसमें फ़ायदा हो, ग्राम पंचायतें खदानों का संचालन करती थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार की ऐसी क्या मंशा रही कि शासन स्वयं संचालित कर रही है। अब सरकार जिन खदानों को संचालित कर रही है उनके इर्द गिर्द के लोग ही इस कार्य में लगे हुए हैं। यदि अधिकारियों को इस मामले में जानकारी दी जाती है, उन्हें आगाह किया जाता है, तो सीधे सीधे उनका कहना है ये ऊपर का मामला है, आप ना पढ़े तो बेहतर है। और इसमें आपने देखा कि यहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी डर और भय के वातावरण में जी रहे हैं, क्योंकि दो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं धमतरी के, जो बाहर से लोग जो खदानों को संचालित कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों को मारा पीटा भी गया है। तो कांग्रेस की सरकार गुंडा राज के साथ चल रही है, मतलब वो सरकार नहीं चल रही, गुंडों का राज चल रहा है। तो ऐसे करके वो जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को भी दबाने का काम यह कांग्रेस की सरकार कर रही है। ये तो कोई गहरी ही बात हो गई। खैर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आने वाले चुनाव में आप टिकट को लेकर कितनी आश्वस्त हैं, क्योंकि धमतरी की परंपरा ने किसी विधायक को दोबारा टिकट नहीं दिया। देखिए, टिकट को लेकर तो मैं आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार लगातार जनता के कार्य को करने का जो बीड़ा हमने उठाया है वो कार्य हमारा हो रहा है। जनता के हर सुख दुख, हर परेशानी, कौन सी योजना जनता तक पहुंची नहीं पहुंची, इसकी मॉनिटरिंग करना, ये सारे काम जो जनता के हो रहे हैं, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, आश्वस्त हूँ कि जनता जनार्दन ने जो एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, एक जनप्रतिनिधि कहूँ या एक जनसेवक के रूप में मुझे जो एक दायित्व दिया था, क्योंकि जब वो समय बहुत विपरीत वो समय रहा और ये 4.25 साढ़े 4 साल का जो समय रहा, मैंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए काम करना बहुत टेढ़ी खीर है। तो उस समय को निकालना और जनता को योजनाओं का लाभ दिलाना, ये काम हमने किया है। तो वैसे भी टिकट देना, विधायक कौन बनेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो ऊपर संगठन के ऊपर निर्भर करती हैं। संगठन जो जिम्मेदारी देती है, एक सामान्य सा कार्यकर्ता होने के नाते हमने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। जी, तो आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है रंजना जी कि आने वाले समय में विधानसभा की आप क्या तस्वीर देखती हैं? देखिए, तस्वीर तो बहुत साफ है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। संगठन यहाँ पर किसको टिकट देता है, किसको नहीं देता, वो बात का विषय है, लेकिन यहाँ पर भी भाजपा के ही विधायक बनेंगे, क्योंकि जनता ने अपनी मंशा बना ली है कि कांग्रेस को हटाना है। जी, अच्छा, और स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में की बात करूं मैं, तो उस क्षेत्र में आपने क्या क्या कार्य किए विकास के? देखिए, अभी जिला अस्पताल में आपने देखा कि ट्रामा सेंटर, डायलिसिस, सिटी स्कैन और वन नेशन वन डायलिसिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की, क्योंकि डायलिसिस में बहुत अधिक खर्चा आता था। तो एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति जिसे डायलिसिस की आवश्यकता है वो ऐसा खर्चा वहन नहीं कर पाते थे। वन नेशन वन डायलिसिस की सुविधा केंद्र की सरकार ने दी, जिसे धमतरी जिले तक लाया गया। लगातार हमारी मांग थी ट्रामा सेंटर की शुरुआत की जाए, सिटी स्कैन मशीन की सुविधाएं आम लोगों को भी मिल सके कम खर्चे पर, तो इसकी भी सुविधा हमारे धमतरी जिले को मिल रही है। यदि सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से यदि पीड़ित है तो कीमोथेरेपी की भी व्यवस्था इस धमतरी जिले में की गई है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताते हुए लगातार, और बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जिसमें जितने पीएससी हैं, जितने सीएससी हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी जगहों पर केंद्र की सरकार ने जो स्टाफ क्वार्टर है और उनका अहाता है, ये सभी चीज़ें मांग की गई थी। मांग के आधार पर सारी चीज़ें स्वीकृति हो गई है, वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो लगातार कोई ना कोई ऐसे कार्य जो जनता की आवश्यकताओं से जुड़े हैं इसके लिए काम कर रहे हैं। आपने स्वास्थ्य की बात कही, इसके साथ साथ शिक्षा पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने यहाँ 2 महाविद्यालय हैं, कन्या महाविद्यालय, एक पीजी कॉलेज। दोनों ही महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर की कुछ ऐसे विषय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थे, पर उसके न होने के कारण हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता था।
तो स्नातकोत्तर की कुछ विषय जो अपने यहाँ नहीं थे वो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से उसकी मांग की गई विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से, और तुरंत धमतरी को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो आमदी का कॉलेज स्वीकृत तो हुआ था पर भवन नहीं था, पिछले समय उसकी बजट में हमको स्वीकृति मिली, आज वो भवन निर्माणाधीन है। उसके साथ साथ कंडेल कॉलेज की स्वीकृति मिली और उसके भवन की पैसे भी अभी हमको मिल रहे हैं। और साथ ही साथ अपने यहाँ जो बड़े गांव हैं जैसे रावा है, छाती है, नगर पंचायत आमदी है, ऐसे बड़े जगहों पर आरटीआई की शिक्षा प्रारंभ की जाए, इसकी मांग हमने अभी शासन से की है। तो ऐसी उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया और लगातार शासन से इसकी मांग की गई। जी, जैसा कि रंजना जी ने बताया, हम भी देख सकते हैं कि जिला अस्पताल की हालत में काफ़ी सुधार आ चुका है। तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रंजना जी कि आपके और संगठन के बीच दूरियों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आप जिस संगठन की बात कर रही हैं ऐसी कहानियाँ बनाई जाती हैं। संगठन और जनप्रतिनिधि के बीच दूरी होती ही नहीं है। संगठन निर्माण करता है, संगठन दायित्वों को बांटने वाला है, संगठन निर्णय करती है कि चुनाव कौन लड़ेगा, कार्यकर्ता परिणाम देता है चुनाव जितवाकर। लेकिन जिम्मेदारी ये होती है कि सबकी जिम्मेदारी बटी हुई होती है और वहाँ पर संगठन के प्रमुख है, कार्यकर्ता है, एक जनप्रतिनिधि है, तीनों जहाँ पर मिलकर कार्य करते हैं वहाँ पर कार्य का अंजाम भी दिखता है। संगठन अपने संगठन का विस्तार करता है, संगठन के निर्देश से जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वो आम जनता की भावनाओं से, आम जनता की मांगों से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी मिलकर आपस में काम करते हैं और संगठन का दायित्व तो बहुत बड़ा है, वो सभी को जिम्मेदारी बांटने वाला होते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी रंजना जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे चैनल को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से आपको। ये थी हमारी आज की पेशकश। फिर मिलेंगे एक और ख़ास शख्सियत के साथ हमारी इस एक मुलाकात कार्यक्रम में। तब तक के लिए देखते रहिए DNA और नमस्कार।